जेएनयू में हमेशा जेएनयू जीता है और इस बार भी जेएनयू ही जीत रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ लेफ्ट जीत रहा है राइट जीत रहा है। बाकी आज भी लोग बोलते हैं कि जेएनयू वामपंथी है और वहाँ जाना सेफ नहीं है। तो ये आइडियोलॉजी आप लोग कैसे क्लियर करोगे? मतलब जैसे आपने मुझे ये फील ही नहीं हो रहा कि ये देश मेरा है, तो मैं कैसे कह दूं कि ये मेरा देश है? मुझे ये एहसास भी तो होना चाहिए कि ये मेरा देश है। कि कुछ लोग कहते हैं जेएनयू बंद होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि जेएनयू में इंटरनेशनल आते हैं। हम कहते हैं कि कम से कम जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी इस देश में 100 तो होनी ही चाहिए। तो कैंपस में अभी फ़िलहाल इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो किस तरह का यहाँ माहौल है इलेक्शन के समय? यहाँ पे कल अगर कोई एक सिंगल प्रत्याशी किसी गाड़ी से घूम जाए, 4 व्हीलर से या चार गाड़ियों का काफिला लेके घूमे, तो उसको वोट नहीं मिलेगा। जेएनयू में अगर आज छात्र संघ का चुनाव बंद हो जाए, 10 साल बाद जेएनयू नहीं रहेगा। 400 पार क्या है और क्या लगता है 400 पार होगा या नहीं? नेशनल इलेक्शन भी है जेएनयू के इलेक्शन के साथ। मुझे अगर देश में ऐसा होता है कि ये 400 सीटें जीत के आते हैं, विपक्ष कहीं नहीं रहता, तो ये कांग्रेस के लिए नहीं, ये देश के लिए खतरा है। भाई ये तो एक राजनीतिक जुमला है, आज मोदी जी दे रहे हैं, कल कोई और देगा, ये तो चलता ही रहेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है वो किस हद तक सही है? जनता को पता होना चाहिए कि इतने बड़े बड़े विज्ञापन, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। इतना बड़ा बड़ा विज्ञापन 1-1 करोड़ 1-1 रैलियों में कहाँ से खर्च हो रहे हैं भाई? इस बात को मैं तो बिल्कुल सिरे से नकारता हूँ या नहीं मानता हूँ कि बीएचयू संघ या एबीवीपी का गढ़। बीएचयू में प्रतिरोध के बिल्कुल सो रहा है। अगर अभी भी बीएचयू में छात्र संघ का चुनाव हो जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो सोशलिस्ट लोग हैं या जो एंटी एबीवीपी, एंटी बीजेपी या एंटी गवर्नमेंट फोर्सेस हैं, वो अच्छी मार्जिन में वहाँ जीत के आएंगे। तू भी बैठ जा भाई, बीएचयू का बैठ जाओ भाई यहाँ पे, कैमरा में नहीं आओगे। आईएएस की पोस्ट नहीं करेंगे। अरे यार कौन पीएचडी रोक रहा है? चलो किया जाए। ओके, सो हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद स्टूडेंट लाइफ। और हम लोग ऐसे ही जेएनयू का कैंपस में टूर कर रहे थे, टहल रहे थे इधर उधर। तो कल यहाँ जेएनयू में इलेक्शन है, तो ऐसे ही कुछ लोग हमें मिले, तो हम उनसे बातचीत करेंगे, देखते हैं यहाँ का क्या माहौल है। सो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ओमनाथ है। ओमनाथ, आप? मेरा नाम शंकर कंशवाल है और मैं यहाँ एमए सेकेंड ईयर हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ। ओके, मेरा नाम सुमित है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, मास्टर्स सेकेंड ईयर में हूँ। सब्जेक्ट? हिंदी लिटरेचर, ओके सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। ओके। मेरा नाम राहुल है और मैं यहाँ हिंदी सेकेंड ईयर का छात्र हूँ मास्टर्स में। तो मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट हिंदी के ही स्टूडेंट्स हैं सभी। तो आप लोग हैं कहाँ से? आप अपना एक बैकग्राउंड भी बता दीजिए कि आप यहाँ सब लोग मास्टर्स कर रहे हैं, तो इससे पहले आप लोग ग्रेजुएशन कहाँ से किए, वो एक बैकग्राउंड पता चल जाए तो अच्छा रहेगा। मेरी ग्रेजुएशन राजस्थान यूनिवर्सिटी से हुई है, जयपुर से। MBA किया मैंने, हिस्ट्री MBA? BA किया है BA, वहाँ से। यहाँ से ओके। मास्टर्स होता है मेरा। ओके, मैं उत्तराखंड से हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन इग्नू से किया है, रीजनल सेंटर देहरादून से, और अभी मैं यहाँ पे मास्टर्स में हूँ। ओके। मेरा ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुआ है और फिर मैं यहाँ से मास्टर्स कर रहा हूँ। मेरा भी ग्रेजुएशन BHU से ही हुआ है। हिंदी लिटरेचर में मेरा ग्रेजुएशन रहा और यहाँ पे हिंदी में मास्टर्स हो रहा है जेएनयू से। ठीक है, तो इसका मतलब BHU से 2 लोग हैं और 2 बाकी यूनिवर्सिटीज़ से हैं। तो कैंपस में अभी फ़िलहाल इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो किस तरह का यहाँ माहौल है इलेक्शन के समय? इलेक्शन के समय जैसा मतलब हर जगह माहौल होता है, वैसा ही यहाँ भी है कि सब अलग अलग पार्टियों ने अपने अलग अलग प्रत्याशी उतारे हैं और अलग अलग पोस्टों पे उतारे हैं और सब अपना कैंपेन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो माहौल है वो हर जगह की स्टूडेंट पॉलिटिक्स से अलग है। हर जगह की स्टूडेंट पॉलिटिक्स मसल और मनी की पॉलिटिक्स होती है, जबकि यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो मसल और मनी की पॉलिटिक्स, यहाँ की जो जनता है, यहाँ का जो स्टूडेंट, वो मसल और मनी की पॉलिटिक्स को एकदम नकारता है। यहाँ पे कल अगर कोई एक सिंगल प्रत्याशी किसी गाड़ी से घूम जाए, 4 व्हीलर से या चार गाड़ियों का काफिला लेके घूमे, तो उसको वोट नहीं मिलेगा। इस कैंपस का स्टूडेंट उसको 100 वोट से भी मोहताज कर देगा, 100 वोट भी उसको नहीं मिलेगा। यहाँ की पॉलिटिक्स मुद्दों पे होती है और विचारधारा, इन सब चीज़ों पे होती है। इन चीज़ों पे नहीं होती कि कौन कितना पैसा उड़ा रहा है, कौन कितना पैसा खर्च कर रहा है और कौन कितनी गाड़ियों से घूम रहा है। माहौल सही है, कल चुनाव है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं उसका। ओके, आपने एक शब्द यूज़ किया, विचारधारा। ठीक है, तो ये विचारधारा जो यहाँ है वो आप BHU से है, लेकिन BHU में ऐसा कुछ पॉलिटिकल वहाँ विचारधारा काइंड ऑफ थिंग्स नहीं है, तो यहाँ आपका विचारधारा कैसे डेवलप हुआ? मसला है कि देखिए BHU में भी विचारधारा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप भी वहाँ पॉलिटिकली जुड़े हुए थे? वहाँ भी हम लोग पॉलिटिकली जुड़े हुए थे। ओके। ठीक है, और
मसला लेकिन ये है इस तरह कि का तो माहौल नहीं था वहाँ पे छात्र संघ के चुनाव बंद हैं जो कि बहाल होने चाहिए, ओके। क्योंकि छात्र संघ के चुनाव ही होंगे तभी कोई नेता पैदा होगा। छात्र संघ के चुनाव नर्सरी होती है कि राजनीतिक नर्सरी होती है कि वहाँ से कोई नेता पैदा हो सके। बीएचयू में 97 के बाद चुनाव नहीं हुए, उससे पहले वहाँ पे भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स थे, आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स थे, और वहाँ पे भी लेफ्ट के जो संगठन थे, राइट के जो संगठन थे, NSUI, ABVP और आहिसा, सब वहाँ पे सक्रिय थे और वहाँ पे आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स बहुत अच्छा डिस्कोर्स था। लेकिन जब से छात्र संघ का चुनाव बंद हुआ, फिर बीच में एक बार 2014 के आसपास छात्र परिषद का चुनाव हुआ, फिर उसके बाद वहाँ पे चुनाव नहीं हुआ। इस वजह से वहाँ पे कोई आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स नहीं है, कोई पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं है। आप देखेंगे पिछले 14-15 नहीं, पिछले 20-25 सालों में BHU से कोई बड़ा छात्र नेता नहीं निकला है। एक हम नाम देखते हैं ओम प्रकाश सिंह का, उसके बाद वहाँ से कोई बड़ा नेता नहीं निकला। क्यों? क्योंकि वहाँ पे छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। ओम प्रकाश सिंह भी नेता नहीं बन पाते अगर वहाँ पे छात्र संघ का चुनाव नहीं होता। तो छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए और तभी पॉलिटिकल डिस्कोर्स, पॉलिटिकली वाइब्रेंट कोई कैंपस दिखेगा। JNU में अगर आज छात्र संघ का चुनाव बंद हो जाए, 10 साल बाद JNU नहीं रहेगा। और दूसरी बात जो JNU में सबसे अच्छी चीज़ है कि जब आप JNU एक्सप्लोर करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ की दीवारें, हर जगह आपको कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलता है। वो चीज़ें आपको सिखाती है, विचार आपको दीवारों पर दिखते हैं। आप लोगों से बात करेंगे तो कोई ना किसी संगठन से या किसी न किसी विचार से जुड़ा हुआ है, तो वो चीज़ लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और हर स्टूडेंट, चाहे वो मार्क्स को हो, लेनिन को हो, गांधी को हो, भगत सिंह को पढ़ता है, अम्बेडकर को पढ़ता है, उसके बाद सीखता है, समझता है और तब जाके अपने एक विचार बुनता है और उसके आधार पर इस कैंपस की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेता है। और वही JNU की सबसे अच्छी बात है यहाँ पर। आपके यूनिवर्सिटीज़ में क्या था? जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में, देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी इलेक्शन में का एक कुछ? वो एक क्षेत्र स्टेट की यूनिवर्सिटी है। वो स्टेट में जैसे हर एक स्पेशल क्षेत्र होता है, एक वो जाति से आते हैं लोग, तो वो जाति के नेता बनते हैं और वहाँ पे इतने हो नहीं पाते हैं, लोगों को विचारधारा पता ही नहीं चल पाती है, या तो अपनी जाति में नाम पे डिस्टिंक्शन नहीं है वहाँ की, जी। किस आइडियोलॉजी से हम बिलोंग कि करते हैं। JNU अलग क्यों है? क्योंकि JNU में हर क्षेत्र से लोग आते हैं, कोई स्पेशल क्षेत्र से लोग आ नहीं पाते उतने कि अपनी कुछ जाति को लेके वो। दूसरी बात, यहाँ लोग आते हैं, बहुत सारी संगठन है, वहाँ पे संगठन नहीं बन पाते हैं कि ABP NSU 2 चलते हैं, वो भी पैसों के दम पे इलेक्शन होगा। JNU मामलों से अलग इसीलिए हो जाता है कि हर क्षेत्र से लोग आएंगे, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, और जो डिप्रेशन का सिस्टम है, महिलाएँ बहुत ज़्यादा आती है, तो इस तरह से JNU इलेक्शन अपने आप में अलग हो जाता है। ओके, इनसे बात करते हैं। इन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशंस का नाम बोला, हाँ। ABVP और NSUI, जी जी और BHU में भी ये दोनों बहुत पॉपुलर थे, ठीक है? जी जी आपको आइडिया होगा। हाँ। तो आप BHU में इन ABVP और NSUI के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, और वो यहाँ किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, ABVP वहाँ पे है, काफ़ी पावरफुल है, मतलब कि इलेक्शन नहीं होता है, छात्र संघ का चुनाव नहीं होता है, फिर भी वहाँ पे जिस तरह का डिस्कोर्स है, तो एक ABVP का वहाँ पे माहौल है। क्योंकि बनारस जो है, हम देखते हैं कि बनारस जो एक जगह है, मतलब पहले से ही उसका एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की अंदर की जो रही है स्ट्रक्चर, उसमें मतलब एक जो विचारधारा है, ABVP की जो विचारधारा है, वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग रही है वहाँ पर। और NSUI उस तरह से वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, और होगा भी कैसे, क्योंकि छात्र संघ का चुनाव नहीं होता है। तो चुनाव न होने के कारण में जो NSUI के लोग हैं, या चाहे उस विचारधारा से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, सहमत होने वाले लोग हैं, उस तरह से डिस्कोर्स खड़ा नहीं कर पाते, अपने लोगों को जोड़ नहीं पाते। तो इस कारण से मतलब कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है। लेकिन हालांकि ABVP अभी है वहाँ पर, चुनाव न होने के बावजूद भी है, लोगों को जोड़ करती है, क्योंकि संघ वहाँ पर काफ़ी एक्टिव रहता है, लोगों शाखाएँ लगती हैं, लोग उससे जुड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं। देखिए, BHU में जो ABVP का मसला है कि ऐसा है कि ABVP केवल है, तो ये कोई बात नहीं है। बनारस ऐसा है कि बनारस को ऐसे पहचाना जाता है कि वो कल्चरल है, हिंदू, ये कल्चरल कैपिटल उसे माना कल्चरल जाता है कैपिटल है। बनारस को। लेकिन बनारस केवल तुलसी या किसी का एक, यानी तुलसी के साथ साथ वो कबीर का भी शहर है, रैदास का भी शहर है। तो बनारस में हमेशा से प्रतिरोध रहा है। BHU में कभी ABVP फुल मार्जिन में छात्र संघ में नहीं रही, समाजवादियों का बहुत बोलबाला रहा, सोशलिस्ट पॉलिटिक्स का गढ़ रहा। वो मोहन सिंह अभी बिहार में कांग्रेस के प्रभारी हैं, कांग्रेस से जो भी टिकट बैठ रहे हैं मोहन सिंह वगैरह डिसाइड कर रहे हैं। वो लोग वहाँ पे बड़े नेता थे सोशलिस्टों के, वहाँ पे चंचल जी रहे। चंचल जी सोशलिस्ट जमात के एक बड़े नेता हैं। उन्होंने मधुबन पार्क में जो, और छात्र संघ भवन की जो बात है, तो चंचल जी वहाँ सोशलिस्ट जमात के बड़े नेता थे। सुनील यादव सोशलिस्ट जमात के बड़े नेता थे वहाँ पर। तो हम जो देखते हैं कि चुनाव नहीं हो पाने के कारण जो डिस्कोर्स खड़ा होता है, अगर अभी भी वहाँ चुनाव हो
तो अभी भी वहाँ पे दलित स्टूडेंट्स, पिछड़े स्टूडेंट्स की और ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है जो सरकार के नुमाइंदे नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रतिरोध अगर किसी यूनिवर्सिटी में होता है तो मैं तो BHU में पढ़ा, फिर JNU में पढ़ा हूँ और हम लोग DU में भी दोस्त हैं, हैदराबाद, हर जगह मतलब हर यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ टच में लोग हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किसी शहर में होता है, किसी यूनिवर्सिटी में, तो BHU में होता है। BHU में वाइस चांसलर अगर कुछ कर दिया तो वहाँ स्टूडेंट्स बियॉन्ड द आइडियोलॉजी, बियॉन्ड द संगठन, वो जाके वाइस चांसलर का विरोध करेगा। यहाँ वाइस चांसलर का विरोध करना ABVP के लिए उतना आसान नहीं होता जितना वहाँ होता है। तो ऐसा नहीं है कि BHU ABVP का गढ़ है या किसी एक खास विचारधारा का गढ़ है, केवल संघ का गढ़ है। BHU में आज भी किसानों को लेकर प्रोटेस्ट होता था। हम लोग 2020 वगैरह में तो किसानों को लेकर प्रोटेस्ट होता था। बड़ी संख्या में 500-500 लोगों का मार्च हम लोगों ने खुद वहाँ पे कराया। 2017 में महिलाओं का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में ABVP की कोई भूमिका नहीं थी। MMB से और त्रिवेणी से लड़कियां निकल के बड़ा आंदोलन की। 2019 में 100 केस के 24 प्रोटेस्ट हुआ, उसमें ABVP की कोई भूमिका नहीं थी। ABVP के अगेंस्ट जितने संगठन थे, चाहे जॉइंट एक्शन कमेटी रही हो, चाहे ऑल इंडिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन रहा हो, चाहे भगत सिंह छात्र मोर्चा रहा हो, सब लोगों ने मिलकर एक जॉइंट फोरम बना के किया और उसमें NSUI भी शामिल थी। बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, SK चौबे को हटाया गया। वहाँ पे लड़कियों का जो हॉस्टल लिमिट, मतलब हॉस्टल में केवल 8 बजे तक लड़कियाँ जा पाती थी, 10 बजे तक हुआ। MMB की लड़कियाँ, तो BHU में यहाँ प्रतिरोध दिखता है। ये दिल्ली में है, यहाँ कुछ होता है, एक पत्थर गिरता है तो पूरे देश में पता चलता है कि पत्थर गिर रहा है। लेकिन BHU में इससे बहुत ज़्यादा प्रतिरोध है। हम लोगों ने जो एनालिसिस किया वहाँ की पॉलिटिक्स में, मैं 3 साल वहाँ की पॉलिटिक्स में एकदम एक्टिव रहा और हम लोगों ने देखा कि ऐसा नहीं है कि वो ABVP का गढ़ है। BHU और JNU की एक ही खूबसूरती है कि वहाँ BHU की एक ही खूबसूरती है कि वहाँ अगर ABVP का भी कार्यकर्ता है, जो भी है, अगर आप प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, ABVP का जो सीनियर कार्यकर्ता है, तो आपसे फ़ोन करके बात करेगा कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई ज़रूरत होगा तो बताना। वो सामने नहीं आएगा लेकिन आपको बैक से सपोर्ट करेगा। एज ए इंडिविजुअल आपके साथ खड़ा होगा क्योंकि वो चाहता है कि यहाँ प्रतिरोध जिंदा रहे। ऐसा तो इस बात को मैं तो बिल्कुल सिरे से नकारता हूँ या नहीं मानता हूँ कि BHU संघ या ABVP का गढ़। BHU में प्रतिरोध के बिल्कुल सो रहा है। अगर अभी भी BHU में छात्र संघ का चुनाव हो जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो सोशलिस्ट लोग हैं या जो एंटी ABVP, एंटी BJP या एंटी गवर्नमेंट फोर्सेस हैं, वो अच्छी मार्जिन में वहाँ जीत के आएंगे। ओके, तो हम लोगों ने BHU और बाकी यूनिवर्सिटीज़ का बात कर लिया। अब मेन मुद्दा JNU का मुद्दा क्या है इस बार के इलेक्शन का, उस पर बात करते हैं। JNU के मुद्दे, इस बार के इलेक्शन का क्या मुद्दा लिया गया? देखो, JNU बुद्धिजीवियों को गढ़ रहा है। यहाँ पढ़ने लिखने वाले लोग रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट अपने छात्रों के मुद्दों के साथ साथ देश के मुद्दे, विदेश के मुद्दे यहाँ के लोगों के सामने रहते हैं। किसी भी स्टेट में कोई घटना हो रही है महिलाओं को लेके, किसानों को लेके, यहाँ वो भी मुद्दे हैं कि वहाँ क्यों हो रहा है ऐसा। यहाँ के लोग कहीं भी कुछ भी होगा प्रोटेस्ट में आते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के मुद्दे तो है ही कि जो भी हॉस्टल की समस्या को लेके है, जो भी संगठन जो स्टूडेंट्स के मुद्दे उठाते हैं, स्टूडेंट यहाँ के पढ़ने लिखने वाले लोग हैं और वो सोच समझ के वोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स मतलब जैसे आप इस यूनिवर्सिटी को देखेंगे तो ये यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी से इस प्रकार अलग में है कि यहाँ केवल कैंपस के मुद्दे नहीं हैं। आप देखेंगे तो इसमें देश विदेश के सारे मुद्दे हैं। फिलिस्तीन से इंक्लूसिव किया गया है। फिलिस्तीन से लेकर मणिपुर के वायलेंस से लेकर महिलाओं के इशू से लेकर सोशल जस्टिस से लेकर हर प्रकार का मुद्दा यहाँ पर, चाहे वो फ़ी हाइक से लेकर हो, चाहे कैंपस में रिक्रूटमेंट से लेकर हो, चाहे इस देश में किसानों का प्रोटेस्ट हो, हर चीज़ को लेकर कैंपस में प्रोटेस्ट होता है और उसी को लेकर इलेक्शन में कैंपेन किया जाता है, उसी को लेकर वोट दिया जाता है। जैसे आप बिल्कुल, आज का स्टूडेंट ही कल का पॉलिटिशियन बनेगा। अगर हम जैसे लोग जो यहाँ पढ़ रहे हैं, अगर वो बेरोजगारी के सवाल नहीं उठाएंगे, किसानों के सवाल नहीं उठाएंगे, तो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने का और एक इंटेलेक्चुअल होने का मतलब क्या है? अगर आप जो जिनको तथाकथित इंटेलेक्चुअल कहा जाता है, अगर वो लोग आपकी बात नहीं उठाएंगे, किसानों की बात नहीं उठाएंगे, मजदूरों की बात नहीं उठाएंगे, महिलाओं की बात नहीं उठाएंगे, सोशल जस्टिस की बात नहीं करेंगे, तो फिर बात करेगा कौन? क्योंकि आप देखते हैं जिस तरह से इस यूनिवर्सिटी पर अटैक किया जा रहा है, फंड्स कट किए जा रहे हैं, वो एक सोची समझी साजिश के तहत किए जा रहे हैं।
कौन सी साजिश? मतलब आप देखते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ का जो बच्चा है, ह्यूमैनिटीज़ आपको सवाल पूछना सिखाता है। आप जब चीज़ों को पढ़ते हैं, चाहे आप सोशियोलॉजी पढ़ें, आप इकोनॉमिक्स पढ़ें, आप कुछ भी पढ़ें, तो आप एक सवाल बनाना सीखते हैं समाज के बारे में, आप सवाल सीखते हैं। लेकिन ये चीज़ें आप साइंस में नहीं सीखते हैं, आप IITs में नहीं सीखते हैं, बड़े बड़े और इंस्टीट्यूशन में बिल्कुल वहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक नज़रिया दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप चीज़ों को समझते हैं, सवाल उठाना सीखते हैं। और जब आप सवाल उठाते हैं तो सवाल किसी भी सत्ता को पसंद नहीं होते हैं, क्योंकि सवाल हमेशा से सत्ता को चुनौती देते आ रहे हैं। तो इस चीज़ में JNU की पॉलिटिक्स, JNU का कैंपस और JNU के जो इलेक्शंस हैं वो इस मामले में सब पूरी यूनिवर्सिटीज़ से अलग हैं कि यहाँ पे केवल कैंपस के मुद्दे नहीं, वो तमाम सवाल हैं जिससे ये देश जूझ रहा है, जिससे इस देश की जनता जूझ रही है, वो सारे सवाल यहाँ की पॉलिटिक्स और यहाँ के इलेक्शंस के केंद्र में हैं। और इस बार एक बात मैं इसमें बताना चाहूँगा कि अभी जिस तरह से मतलब कि सरकार BJP की है केंद्र में सरकार, तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये BJP की सरकार है केंद्र में इसलिए JNU के बच्चे हैं जो छात्र हैं वो सवाल उठाते हैं। इससे पहले भी JNU से आवाज़ उठती रही है, हमेशा उठती रही, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। तो ये मतलब बिल्कुल ये ना मान के चला जाए कि क्योंकि मोदी जी मतलब JNU जो है वो तो मोदी विरोधी है, चाहे इस तरह से, ऐसी कोई बात नहीं रही है। ये मतलब सरकार के जो गलत नीतियाँ हैं, चाहे फिर जो जनहित की बात नहीं है, चाहे छात्र हित की बात नहीं है, तो इस पे हमेशा से JNU के छात्र जो आवाज़ उठाते रहे हैं। छात्र राजनीति क्या होती है कि मतलब छात्र राजनीति हमेशा से जो इस देश का मुख्य विपक्ष है, भारतीय लोकतंत्र में हम नज़र डालेंगे तो इस देश का जो मुख्य विपक्ष है वो छात्र, किसान, नौजवान ही है। और जो मुख्य विपक्ष को जो ईंधन मिलता है, जो विचार आते हैं वो छात्र राजनीति से ही आते हैं। यूथ डेमोक्रेसी, जैसे हम आपातकाल देखेंगे तो मतलब इंदिरा गांधी की जो सरकार गिरी, इंदिरा गांधी की सरकार गिराने में इस देश की नौजवानों की बड़ी भूमिका थी। जब इस देश में नारा लगा कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तब इस देश के नौजवानों और छात्रों ने इस बात को मानने से इनकार किया और बोला कि कोई एक व्यक्ति एक देश नहीं हो सकता है। बिल्कुल, कोई एक व्यक्ति एक देश नहीं हो लोगों सकता। से एक देश बनता है। ये देश 125 करोड़ लोगों का देश है, 130 करोड़ लोगों का देश है और सबका अपना महत्व है। आप यहाँ माइक लेके खड़ी हैं, हम बोल रहे हैं, इस मेज़ को कोई बनाया है, हम इस पे बैठे हैं, तो इस मेज़ पे बनाने वाले का भी इम्पोर्टेंस है। आप माइक पकड़ें उसका भी महत्व है, कैमरामैन है उसका भी महत्व है। और हम बोल रहे हैं, हमको यहाँ तक बोलने में, सिखाने में पीछे बहुत सारे टीचर्स, हमारे घर परिवार, समाज की एक बहुत बड़ी, तो एक इंसान बहुत सारे लोगों से बनता है, एक देश बहुत सारे लोगों से बनता है। तो JNU उसी आइडिया को रिप्रेजेंट करता है जिसमें सबकी भूमिका हो, जिसमें छात्रों की भूमिका है, आदिवासियों की भूमिका है, नौजवानों की भूमिका है, किसानों की भूमिका है, दलितों की भूमिका है, पिछड़ों की भूमिका है। तो ये मैं मतलब ऐसे हम लोग कहीं इंटरव्यू वगैरह नहीं देते, लेकिन मैं एक चीज़ जो आपके चैनल से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि JNU को जो एक प्रोजेक्ट किया जाता है कि JNU विपक्ष है, JNU मोदी के अगेंस्ट है, JNU देश विरोधी है। JNU देश विरोधी नहीं है, JNU देश के साथ है। तो ये आइडियोलॉजी कैसे लोगों को पता चलेगा? क्योंकि आज भी लोग बोलते हैं कि JNU वामपंथी है और वहाँ जाना सेफ नहीं है, तो ये आइडियोलॉजी आप लोग कैसे क्लियर करवाओगे? मतलब जैसे आपने देखिए, मैं इसमें एक चीज़ का करेक्ट करना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोग पढ़ते हैं वामपंथ, जब फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई, तो दाएं साइड जो लोग बैठते थे वो राजा के समर्थक लोग थे या सत्ता के समर्थक लोग थे। सत्ता के नुमाइंदे। जो बाएं साइड लोग बैठते थे वो सत्ता के विरोधी लोग थे। तो हम JNU के वामपंथ को केवल मार्क्सवाद तक महदूद नहीं रखना चाहते। JNU की जो विपक्ष की रवायत है, हम उसको मार्क्सवाद, समाजवाद और उसमें एक जो जनता की, बड़ी जनता की गोलबंद की बात होती है, हम उसकी नुमाइंदगी करते हैं। मैं जो सबसे ज़रूरी बात बोला था कि JNU को जो देश विरोधी कहा जाता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे, अरे ऐसा हम लोगों के बीच तभी पहुंचा पाएंगे जब एक पैरेलल मीडिया हमको मिलेगी। जैसे आप एक पैरेलल मीडिया है, जो एक मुख्य मीडिया है, जो लुटियंस में बैठ के चीज़ें तय करती है, जिसकी नोएडा में बड़े बड़े ऑफिसेज हैं ना, उसके अलावा पैरेलल मीडिया पे लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। तो जो पैरेलल मीडिया आप देखेंगे 2016 में जितनी JNU की छवि खराब थी, वो 2024 में नहीं है। और कन्हैया कुमार वाला इंसिडेंस ये सब हुआ था, तो उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। 2024 में नहीं है, और मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 2029 में JNU की छवि नहीं रहेगी इतनी खराब, 2026 में नहीं रहेगी जो 2016 में रही। सच क्या होता है कि वो धीरे धीरे फैलता है, झूठ उसके बहुत, झूठ फैलने में झूठ के बहुत पैर होते हैं, झूठ ऐसे ही फैल जाता है। तो JNU हमेशा से विपक्ष
रहा है और आगे भी विपक्ष रहेगा। कल कांग्रेस आएगी, जेएनयू तब भी विपक्ष रहेगा, जेएनयू तभी विपक्ष रहेगा। कांग्रेस कल को कुछ गलत करेगी, यहाँ का स्टूडेंट तब भी बोलेगा, हम नहीं रहेंगे। मुख्य बात है कि जो गलत होगा उस पर बोला जाएगा, ये डिपेंड और अगर करता है कि कौन आ रहा है। और अगर नहीं बोल रहा है तब जेएनयू नहीं तब बचेगा, जेएनयू तब जेएनयू नहीं रह जाएगा। जेएनयू का मतलब यही है कि जनता की आवाज़ जैसे आप उठाना। कह रहे थे जी, कि जी, एंटी नेशनल वाली बात आप कह रहे थे, ये एक प्रोपेगेंडा भी है। मतलब जैसे आप देख रहे होंगे कि किसका एक प्रोपेगेंडा? मतलब तथाकथित जो जेएनयू को अच्छा नहीं मानते हैं, जो सवाल को पसंद नहीं करते हैं, जो समाज के दबे कुचले वर्ग, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पीपल है, उनकी सवाल को नहीं सुनना चाहते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो नारे भी लगते हैं, चाहे वो आज़ादी का नारा हो, तो आज़ादी देश से आज़ादी नहीं है, देश में आज़ादी की बात करते हैं, महिलाओं की आज़ादी की बात करते हैं, बेरोजगारी से आज़ादी की बात करते हैं, गरीबों की आज़ादी की बात करते हैं, दलितों की, पिछड़ों की, उनकी आज़ादी है। इस देश से आज़ादी की बात कोई नहीं करता। देश सबका है, जितना देश मेरा है उतना आपका भी है, सबको, कोई इस देश से अलग होने की बात नहीं करता है। लेकिन इस देश के अंदर अगर मान लीजिए कि मैं असम से हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, मैं साउथ से हूँ, और मेरी इस देश को बनाने में अगर कोई भूमिका ही नहीं, मुझे ये फील ही नहीं हो रहा कि ये देश मेरा है, तो मैं कैसे कह दूँ कि ये मेरा देश है? मुझे ये एहसास भी तो होना चाहिए कि ये मेरा देश है। तो जेएनयू उन सवालों को लेकर चलता है, और जो इंक्लूसिव कल्चर है वो जेएनयू की सबसे बड़ी पहचान है, कि एक भी व्यक्ति ये फील ना करे कि वो कहीं बाहर का है, वो इस देश का नहीं है। तो देश में आज़ादी की बात है, देश से आज़ादी की बात कहीं नहीं की। ये एक प्रोपेगेंडा है। जैसे जो एक फिल्म एक आ रही है जेएनयू के नाम से, जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी, तो एक सोची समझी साजिश है, एक प्रोपेगेंडा है जो कुछ लोगों द्वारा चलाया जा रहा है, जो बदनाम करने के लिए। लेकिन आप नॉर्मली अगर स्टूडेंट से पूछेंगे तो कोई एंटी नेशनल नहीं है, कोई देश विरोधी नहीं। देश में आज़ादी ज़रूर है, और ये आज़ादी न केवल पुरुषों की है, महिलाओं की भी है, गरीबों की भी है, पिछड़ों की भी है, अगड़ों की भी है। हर किसी की आज़ादी की बात को लेकर जेएनयू चलता है, और यही इंक्लूसिव कल्चर जो है वो जेएनयू की पहचान है, और यही यहाँ की पॉलिटिक्स का केंद्र भी है। आप एक जो बात करी थी कि ये प्रोपोगेंडा क्यों किया जा रहा है, तो इसको मतलब कंक्लूसिव रूप में ये बताया जा सकता है कि जेएनयू में हम लोग आए, हमने 264 रुपये में मास्टर्स हम लोग कर रहे हैं। पूरे देश में इतनी सस्ती शिक्षा कहीं नहीं है। तो बदनाम करने के पीछे सरकार चल रही है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड देख रही हैं, कोई, मैं केवल भाजपा की बात नहीं कर रहा आपको हूँ। क्या लग रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है वो किस हद तक सही है? बिल्कुल सही है। उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड पे देखिए जो डिसीजन दिया है इलेक्टोरल, जनता को पता होना चाहिए कि इतने बड़े बड़े विज्ञापन, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। इतना बड़ा बड़ा विज्ञापन, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, 1-1 करोड़ 1-1 रैलियों में कहाँ से खर्च हो रहे हैं? भाई इस देश की जनता आपको चुन के भेज रही है, ऐसा तो है जनता नहीं। का टैक्स आप ले रहे हो, जनता का टैक्स कहाँ हो जा रहा है? अब ये जो इस आइडिया के खिलाफ हैं ये लोग, क्यों खिलाफ हैं? क्योंकि कल को जियो यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी। जियो एमिटी यूनिवर्सिटी में 19 लाख रुपए में बीए हो रहा है, ठीक है। अशोका में कितना महंगा बीए हो रहा है, कितना मास्टर्स महंगा हो रहा है। यहाँ पे हम 264 रुपये में मास्टर्स कर रहे हैं। तो ये सरकार, यही सरकार नहीं, जो लोग भी हैं जो बड़े लोगों से चंदा लेते हैं, तो चाहेंगे कि उन्हीं के संस्थान आए, जो बड़े पूंजीपति घराने हैं, जो बड़े पूंजीपति पार्टी हैं, उनके घर उन्हीं का स्कूल चले। तो जेएनयू के आइडिया के खिलाफ, जेएनयू के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि जेएनयू सबको सोचना सिखाता है, यहाँ सबको बोलना सिखाता है, सबको सस्ती शिक्षा मिलती है। तो ये किसी के बोलने के खिलाफ है, किसी के सोचने के खिलाफ है, सस्ती शिक्षा के खिलाफ है। और जो इसके खिलाफ है, जेएनयू उसके खिलाफ है। हाँ, आप कुछ बता रहे थे। मैं भी यही बात बताना चाह रहा था जो सुमित ने अभी बताया, क्योंकि जेएनयू जो है दिल्ली में है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली में है, और दिल्ली में जो गांव के जो लड़के हैं, जो गांव के बच्चे बच्चियां जो भी हैं, जो गरीब समाज से आ रहे हैं और मार्जिनलाइज सेक्शन से आ रहे हैं, फिर किसी भी तरीके से आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं चाहे, तो वो मतलब कि अगर उनको दिल्ली में अगर पढ़ने का उनका सपना हो, तो मतलब ये जेएनयू ही ऐसा जगह है जहाँ पर वो अपना पढ़ कर सपना साकार कर सकते हैं। एक डिस्कोर्स सीख सकते हैं, यहाँ पर आकर के जागरूक हो सकते हैं, देश के अन्य मुद्दों से रूबरू हो सकते हैं, अपने समाज को जगा सकते हैं और खुद जांच सकते हैं। तो ये क्या है कि मतलब कि एक सोची समझी, जो अभी सुमित ने बताया कि जो साजिश है, क्योंकि जो मतलब नहीं चाहते हैं कि मतलब कि गरीब के बच्चे यहाँ पर आए, गांव के बच्चे आए पढ़े, तो वो मतलब इसको विरोधी दिखा करके, क्योंकि अगर ये बंद हो जाएगा जेएनयू या फिर इस तरह से बदनाम हो जाएगा, तो वो लोग कभी नहीं आ पाएंगे। मतलब कि जो लोग एकदम गरीब हैं, जो गांव से आ रहे हैं, पिछड़े समाज से आ रहे हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, यहाँ पर देखिए महिलाओं की जो संख्या है वो डिप्रीवेशन पॉइंट देता है जेएनयू। और यहाँ पर मतलब कि जो लड़कियाँ हैं उनकी जो
अनुपात है वो काफ़ी अच्छा है। अनुपात लगभग 50-50 का अनुपात है, या कभी किसी स्कूल में 50% से ज़्यादा का भी रेशियो है। और ऐसा मुझे नहीं लगता है कि किसी इंडिया के किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि जहाँ पर महिलाओं की जो उपस्थिति हो 50% से ऊपर हो, और इतना सेफ कहीं मुझे ऐसा कभी मतलब मुझे जितना मैं जानता हूँ सारे यूनिवर्सिटीज़ को, इतना सेफ कहीं की महिलाएं नहीं है जो 2 बजे 3 बजे रात को अकेले चाहे तो कहीं भी घूम सकती हैं, आ सकती है, जा सकती हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होता किसी तरह का। तो ये चीज़ें जो हैं बाहर के कुछ लोग जो ऐसे हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता, उनको नहीं पचती ये बात है कि क्यों ऐसा हो रहा है ऐसा, तो वो चाहते हैं कि इसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा सेट किया जाए और जेएनयू को बदनाम किया जाए। देखिए, मैं पूरी बात को कंक्लूड करते हुए एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं जेएनयू बंद होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि जेएनयू में इंटरनेशनल आते हैं। हम कहते हैं कि जेएनयू बंद नहीं होना चाहिए, जेएनयू जैसा पूरे देश को होना चाहिए। जैसा डेमोक्रेसी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, जैसा चुनाव हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, हम कल वहाँ पे जहाँ प्रेसिडेंशियल डिबेट हो रही है हम कल एबीवीपी के खिलाफ नारा लगाएं या एबीवीपी लेफ्ट के खिलाफ नारा लगाएं, लेकिन यहाँ पे साथ में लोग बैठ के चाय पी लेते हैं, साथ में बैठ के बात कर लेते हैं। इतनी तीखी बहसों के बावजूद, सभी की आइडियोलॉजी को रिस्पेक्ट किया जाता है। इतनी तीखी बहसों के बावजूद एबीवीपी या जो मतलब हम अपनी विरोधी विचारधारा के कंधे पर हाथ रख सकते हैं, कोई ज़रूरत पड़ने पे हम एक दूसरे के काम भी आ सकते हैं। तो ये देश में भी होना चाहिए, जो देश में हमको कहीं नहीं दिखता है। तो जेएनयू जैसा पूरा देश होना चाहिए, और जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी हर ज़िले, हर प्रांत, हर जगह होनी चाहिए। कम से कम जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी इस देश में 100 तो होनी ही चाहिए, तभी इस देश का कुछ हो सकता है। आप सभी लोगों से बात करने पे आप सभी लोगों ने एक वर्ड का यूज़ किया, बहुत बार यूज़ किया, इंक्लूसिविटी। तो अभी फ़िलहाल इंडिया में सीए चल रहा है, तो उसमें बोला जा रहा है कि ये जो भी एक्ट है ये इंक्लूसिव नहीं है। तो आप लोगों का क्या इस पे विचार है? इसमें एक तो ऐसा है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को छोड़ा गया है और पर्टिकुलर 3 कंट्रीज़ को लिया गया है, और तो बेसिस आपने कहा पर्टिकुलर रिलीजन को छोड़ा गया। बिल्कुल। तो व्हाट इज़ द रीज़न कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को छोड़ा गया, हाँ, और 3 कंट्रीज़ ही चुने गए? हाँ, तो जो रीज़न गवर्नमेंट ने दिया है वो कहा है कि तीनों जो रिलीजन है वो इस्लामिक कंट्री है और वहाँ पे रिलीजियस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि आपका देश एक सेकुलर कंट्री है, और सेकुलरिज्म एक फंडामेंटल थिंग है यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन की, और उसके बेसिस पे आप लॉ बनाते हैं। लेकिन जब आप उसको वॉयलेट करते हैं, आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को छोड़ते हैं, तो आप उस चीज़ को वॉयलेट करते हैं, आप उसको छोड़ने लगते हैं। तो सवाल ये इंक्लूसिव नहीं रह जाता उसमें उसमें जो मसला है, हाँ, अरे कि मतलब सीए का जो मूवमेंट हुआ इस देश में, ऐसा नहीं है। मैं सीए पे एक बात और कहना चाहता हूँ कि सबको लगता है कि सीए केवल जेएनयू के स्टूडेंट्स ने लीड किया। सीए पूरे देश मतलब बीएचयू से बनारस से 72 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उस समय हम लोग भी सीए के प्रोटेस्ट में थे। सीए इस देश की मतलब इस देश की जो संवैधानिक आत्मा है, उसका जो मूल चीज़ है धर्मनिरपेक्षता, ये संविधान पे हमला है, ठीक है। और ये देश, जैसे ये लोग कहते हैं कि मतलब पाकिस्तान है, ये देश हिंदुस्तान या भारत इतना आगे क्यों गया? क्योंकि वो पाकिस्तान से बेहतर था। पाकिस्तान से बेहतर इसलिए था क्योंकि ये किसी एक धर्म का राष्ट्र नहीं था, सेक्युलर बना, ये सेकुलर बना रहा, इसलिए आगे गया, ठीक है। इस देश में रिजर्वेशन लागू किया गया, इसलिए ये देश आगे गया। इस देश में पिछड़ों दलितों के लिए सोचा गया, इसलिए ये देश आगे गया। तो हम चाहते हैं कि संविधान की मूल आत्मा इस देश में बची रहे, धर्मनिरपेक्षता बची रहे, इसलिए हम सीए के अपोज करते हैं। ओके। और बताइए क्या बोल रहे हैं? हाँ बताइए। हाँ, तो यही इस सब के पीछे था, और जो संविधान पर हमला है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला है, उसके अगेंस्ट में हम लोग सीए को मानते हैं, इसलिए उसका विरोध करते हैं। इस बार कौन जीत रहा है? बाकी रुझान क्या है इस बार इलेक्शन का? देखिए, जेएनयू हमेशा से एक लेफ्ट लेड यूनिवर्सिटी रहा है, और वैचारिक तौर पर भी जेएनयू हमेशा से वामपंथ का एक गढ़ रहा है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि उसी संगठन के लोग ज़्यादा। नहीं, हाँ बताइए। जेएनयू में हमेशा जेएनयू जीता है और इस बार भी जेएनयू ही जीत रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ लेफ्ट जीत रहा है, राइट जीत रहा है। जेएनयू में हमेशा जेएनयू जीता है और इस बार भी जेएनयू ही जीत रहा है। ओके, कंक्लूड करते करते हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं। फाइनली आप लोग का खाने का टाइम हो गया है। 400 पार क्या है और क्या लगता है 400 पार होगा या नहीं? नेशनल इलेक्शन भी है जेएनयू के इलेक्शन के साथ। मुझे नहीं लगता है कि 400 पार होगा। ये
मतलब जो सरकार है अभी वो उस तरह का मतलब एक माइंडसेट लोगों को बस के बताया जा रहा है, साइकोलॉजिकली उसके अंदर डाल रही है कि 400 पार हो जाएंगे, ताकि जो लोग इस तरह का सोचते हैं अरे जीत तो यहीं रही है, इसी को वोट करते हैं, मतलब 400 तो हो पा रही है, मतलब एक तरह का साइकोलॉजिकली सेट किया जा रहा है, थोपा जा रहा है। हाँ देखिए 400 जबरदस्ती बोला जा रहा है। मुद्दा 400 400 पार हो या न हो, इस देश में मतलब मेरा मानना है इंडिविजुअली कि पक्ष को, सत्ता पक्ष को इतना मजबूत इस देश की जनता को नहीं करना चाहिए कि अगर वो 400 सीटें लाता है और विपक्ष इतना कमज़ोर हो जाए। इस कैंपस में अगर राइट नहीं रहे तो लेफ्ट कुछ नहीं करेगा, और अगर लेफ्ट को नहीं रहे तो राइट कुछ नहीं करेगा। सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के समानांतर ताकत जब तक बने रहेंगे तब तक जेएनयू बचा रहेगा। जिस दिन राइट अपोज करना शुरू कर दिया उस दिन लेफ्ट इस कैंपस की इंक्लूसिव बनाने के लिए कुछ नहीं करेगा, कोई टॉक नहीं कराएगा, कोई कल्चरल एक्टिविटी नहीं कराएगा, उसको लगेगा कि हम जीत ही रहे हैं। राइट यहाँ पे थोड़ा सा फोर्सफुल है, राइट थोड़ा पावरफुल है, थोड़ी अच्छी स्थिति में है, तो राइट को हराने के लिए, उस चीज़ को करने के लिए लेफ्ट यहाँ पे कुछ न कुछ कार्यक्रम कराते रहता है, जिससे हम कुछ न कुछ सीखते हैं। और केवल लेफ्ट ही नहीं कराता, राइट भी अपने अपने कुछ कार्यक्रम कराता है, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ कराता है, मतलब जो उनकी विचारधारा को सूट करता है वो कराते हैं, जो लेफ्ट को। अगर देश में ऐसा होता है कि ये 400 सीटें जीत के आते हैं, विपक्ष कहीं नहीं रहता, तो ये कांग्रेस के लिए नहीं, ये देश के लिए खतरा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि सवाल ये नहीं है कि 400 पार होगा कि नहीं होगा, ये तो एक राजनीतिक जुमला है, आज मोदी जी दे रहे हैं कल कोई और देगा, ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन सवाल जो मेन इंपॉर्टेंट सवाल है, गरीबों के, पिछड़ों के, महिलाओं के, वो सवाल अगर उन पर काम हो रहा है कि नहीं है, वोट इस पर दिया जाना चाहिए, ना कि इस पर कि 400 पार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तो एक राजनीतिक जुमला है और आप भी इसकी सच्चाई जानते हैं और हम भी इसकी सच्चाई जानते हैं। बिल्कुल। ओके, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर चलते चलते मुलाकात होगी, बातें चलती रहेंगी। देखते हैं इलेक्शन में क्या होता है, जेएनयू के भी और नेशनल इलेक्शन में भी। ओके, थैंक यू।